हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2023 20 अगस्त को जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो इनको हम थॉरोली अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी और आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपके पास जो भी न्यू वीडियो है वो उसका मैसेज उसी वक्त आपके पास आ जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है विच इज़ डिस्ग्राफिया इज़ यानी कि डिस्ग्राफिया क्या है। जैसे कि आपने पेडागोजी में आपने पढ़ा होगा विकार के बारे में, यानी कि कुछ कुछ ऐसे टीचिंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि डिस्ग्राफिया वन ऑफ देम है, यानी कि उनमें डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे टीचिंग हमारे जो टीचिंग विकार है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो भाषण विकार के होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया का क्या है, यानी कि डिस्ग्राफिया होता क्या है। डिस्ग्राफिया क्या है? Speech disorder characterized by stuttering and error in articulation। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। क्या ऐसा है? नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। ऐसा नहीं है कि जो डिस्ग्राफिया है वो इसको बिलोंग करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हकलाने से संबंधित है, नहीं। सेकेंड, लोकोमोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट। एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। ये भी ऐसा कुछ नहीं कि ग्रॉस मोटर से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रॉस मोटर और ये तो आपके ग्रोथ में आता है, यानी कि ग्रोथ का पार्ट है। इट इज़ नॉट अ मतलब परिभाषा ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ डिस्ग्राफिया। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबलिंग इन फॉर्मिंग लेटर एंड शेप्स। Yes, this is right क्वेश्चन। दिस इज राइट आंसर। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। यानी कि न्यूरोलॉजिकली, यानी कि एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, बच्चा लिखने से संबंधित चीज़ों से क्या होता है, डिसेबल्ड होता है। यानी कि रिटर्न संबंधी जो विकार होते हैं, यानी कि बच्चा लिखने में शेप ढंग से नहीं बनाता, लेटर सही से नहीं बनाता, तो उसमें उसको प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ग्राफिया। लास्ट भी देख लेते हैं। साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। नो, ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पल्सिव बिहेवियर होता है बच्चे का, नहीं, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है दी अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअल रैपिड पेस इज नॉन एज। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको क्या है, असामान्य रूप से, यानी कि कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, वो बहुत ही रैपिडली आगे बढ़ते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो उनकी जो थिंकिंग होती है वो डायनेमिक होती है। उनकी जो एक पूरे तरीके से, मतलब बच्चे जो हैं बहुत क्रिएटिव बच्चे कहलाते हैं ऐसे बच्चे। यानी कि ये बच्चे जो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा रैपिड होते हैं, यानी कि ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों को हम क्या कहते हैं? ये बच्चे होते हैं, इनको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यानी कि ये जो बच्चा है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देशन। यस, ये बच्चे क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, यानी कि बहुत अलग अलग इनको इंस्ट्रक्शन अगर दिए जाएं तो ये उसको फॉलो करेंगे। यानी कि इनका जो ये जो यूजुअली रैपिड पेस इन नॉन एज, यानी कि जो यूजुअली रैपिड पेस होता है इनका, बहुत तेज़ तीव्र गति से ये विकास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। ऐसे बच्चों को क्या है, यानी कि डिफ्रेंशिएट होते हैं, काफ़ी अलग तरीके के होते हैं। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चन है ये, जो बाकी जो ऑप्शन है ये
इतने ज़्यादा इससे मैच नहीं करते और ना ही ये सही है। ओके, तो दिस इज सेकेंड। टीचर हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम, शिक्षक जो समावेशी कक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें चाहिए कि, यानी कि जो टीचर्स इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता है कि हमें 360 डिग्री बच्चे को इन्हेंस करने के लिए कहा जाता है, बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर उसको पूरी तरीके से उसका जो रिजल्ट होगा वो 360 डिग्री से पूरा तरीके से होगा, 360 डिग्री उसको हम पूरा ऑब्जर्व करेंगे उस बच्चों को। तो ये टीचर क्या है, हु आर द वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूडिंग टीचर, यानी कि क्रिएट करिकुलम एडेप्शन, पर पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। शिक्षक जो समावेशी कक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है, क्रिएट करिकुलम एडेप्शंस नहीं। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। इनकॉर्पोरेट क्यों करें, इनकॉर्पोरेट इज द रॉन्ग आंसर, मतलब इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बाइज, अपने स्वयं के ओके इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं दीज आर की कौन से, मतलब इनमें से, अच्छा नीचे और भी ऑप्शंस दिए हैं, तो यस इनमें से हम देख सकते हैं बस सी डाइवर्सिटी एंड दी ऑब्स्टैकल, या ये रॉन्ग है कि ऑब्स्टैकल देखिए, यानी कि जो डाइवर्सिटी है वो तो टीचर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी कि अगर अलग अलग काइंड के बच्चे होंगे क्लास में तो वो तो बच्चों को और अच्छे तरीके से सीखने में हेल्प करेगा। जो डाइवर्सिटी है वो कभी भी एक टीचर के लिए ऑब्स्टैकल नहीं हो सकती। तो दिस इज द, मतलब ये तीन ऑप्शंस जो हैं ये सही है, डीज मतलब तीनों क्या है, बेटर है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, while dash agencies of socialization are predominantly important in infancy, dash agencies of socialization also become important in early childhood। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि सामाजिक प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी कि कौन सी, तो वाइल प्राइमरी एजेंसीज, यानी कि आपको पता है कि जो सोशलाइजेशन में हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसमें फैमिली हमेशा क्या होती है, प्राइमरी में आती है, यानी कि फैमिली प्राइमरी में होगी, कभी भी सेकेंडरी नहीं होगी। ओके, ये हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले एक बच्चा जब आता है तो वो अपने फैमिली से मिलता है, उसकी फैमिली से वो इंटरेक्ट करता है, तो प्राइमरी सबसे पहले क्या होगा, फैमिली होती है। ओके, तो यहाँ पे बताया है जो शैशवावस्था की जो प्राइमरी एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन की, वो प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रमुख होती है ऑब्वियसली, यानी कि जब बच्चा इन्फेंट होता है, क्या बोलते हैं, एक बच्चा होता है, जब एक शिशु होता है बच्चा, तो उस टाइम पे उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है दैट इज़ हिज और हर फैमिली, तो उसके लिए वो फैमिली है। लेकिन सेकेंड जो होगा दैट इज जो अन्य संस्थाएं होंगी, यानी कि अन्य जो सोशलाइजेशन होगा वो अर्ली चाइल्डहुड में उसको मिलेगा, यानी कि अगर वो स्कूल जाएगा तो स्कूल हमेशा क्या रहेगा, सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। ठीक है, तो नेबर्स हो गए या अदर किसी भी बहुत दूर के कभी बाद में रिलेटिव से मिलता है, ये सब सेकेंडरी में आएंगे, लेकिन फैमिली हमेशा प्राइमरी में रहेगी और जो स्कूल है वो हमेशा सेकेंडरी रहेगा। ओके, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी में आएंगे। ओके, तो ये तो 4 क्वेश्चंस हो गए, अभी हमने डिस्कस किए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार सोशल फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नो, ये तो रॉन्ग बात है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपको पता है, जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की दोनों ही कॉग्निशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। क्यों, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो रॉन्ग बता रहा है, तो ये फर्स्ट इज रॉन्ग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिएट लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ये भी
इतना सही नहीं है कि कॉग्निटिव जो सिर्फ भाषा विकास को सिर्फ हमारा कॉग्निटिव, हमारा जो मेंटल है वो ही सिर्फ ठीक बनाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब सबसे बेस्ट जो हमें बेस्ट चूज़ करना है। आपको पता है ना कि हमें कभी कभी हमें सारे जो ऑप्शंस होंगे वो अच्छे लगेंगे, लेकिन हमें उसमें से भी बेस्ट चूज़ करना होगा, एनालाइज करना होगा अच्छे से। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे स्वतंत्र रूप से विकसित हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यस, दिस इज राइट कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। अब मैं आपको इसका भी बता देती हूँ क्यों। क्योंकि जैसे कि अगर आपका मेंटली अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, ओके, अगर आपको एक बात करने का एक ढंग है, आप बात कर पाते हैं लोगों से, आप हिचकिचाते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा हिचकिचाते नहीं है या हेजिटेट नहीं होते, तो आपको वो क्या है, फैसिलिटेट करेगा आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्चुअल में क्या बनाने में, उसको फैसिलिटेट करेगा, यानी कि उसको सुगम बनाएगा और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही अच्छा नहीं है, अगर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट ही अच्छा नहीं है, अगर आप बात ही नहीं कर पाते चार लोगों के सामने, अगर कोई आता है तो आप हेजिटेट हो जाते हैं, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कभी भी अच्छा नहीं होगा। यानी कि हमारा जो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान किससे जुड़ा है, हमारा माइंड से। तो संज्ञान हमारा माइंड से जुड़ा है। अगर आपकी बात अगर सही नहीं होगी तो आपका जो संज्ञान है वो भी सही नहीं होगा। तो ये क्या करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ओके, ठीक है, समझ में आया। फिफ्थ, अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मोरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट अ पीपल शुड लिव अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज। लॉरेंस कोलबर्ग, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, ठीक है। इन्होंने 3 लेवल दिए हुए हैं, उसमें भी इनके हर एक लेवल में इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट दो बेसिक के बारे में बात किया हुआ है, इनके स्टेजेस के बारे में बात किया। इनकी हर एक लेवल में 2 स्टेजेस है, यानी कि अगर हम प्री ऑपरेशनल ये तो रॉन्ग, पोस्ट ऑपरेशनल ये रॉन्ग, प्री ऑपरेशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल होता है ना। तो ये क्या है, ऑपरेशनल, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं है, पोस्ट कन्वेंशनल है ना कि ऑपरेशनल। ये आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। तो प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ये क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग के 3 लेवल हैं और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। ओके, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस के बारे में बात की है। तो यहाँ पे बात की है कि गुड वेज में, यानी कि चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट अ पीपल शुड लिव अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव, यानी कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं को पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये लॉरेंस कोलबर्ग की कौन सी थ्योरी में बताता है, यानी कि ये कन्वेंशनल लेवल की थ्योरी है। इसके बारे में मैंने वैसे अपनी एक वीडियो बनाई है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग की मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि कौन से लेवल में क्या है। अभी इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ अभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कन्वेंशनल लेवल। ओके, तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि क्या था लॉरेंस कोलबर्ग की जो लेवल्स है और स्टेजेस है, उनमें उन्होंने क्या बात कही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पेयर कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर डेवलपमेंट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। शिक्षकों को साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपको जो असर्शन है वो दिया है, उसका रीजनिंग दिया है। सोशल इंटरेक्शन इज अ की ऑफ कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट
लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सामाजिक संपर्क सीखना और विकास एक प्रमुख घटक है। तो दोनों ही बातें क्या है यहाँ पे सही होती हैं कि इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में आपने MKO इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है, स्कैफोल्डिंग दी जाती है बच्चे को। यहाँ पे जीन पियाजे का आपने इसमें जीन पियाजे की थ्योरी है ये। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को कहा जाता है एक स्कैफोल्ड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, यानी कि आप उसको पूरा तरीके से हेल्प नहीं करेंगे, एक हिंट दे सकते हैं। तो बच्चे का क्या होगा, वहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ेगा बच्चा। आप उसको बिल्कुल ये मत कहिए नहीं मैं नहीं बता रही है, हमें नहीं बताना, उसको थोड़ा सा स्कैफोल्ड दे सकते हैं। जैसे कि बच्चा एक साइकिल चला, बचपन में बच्चा जब फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखता है, पैडल मारता है और वो गिर जाता है, राइट, फिर दोबारा सीखता है, दोबारा उसको आप बोलिए दोबारा ट्राई करो, दोबारा वो ट्राई करता है, फिर से स्कैफोल्ड, वो आप उसको क्या करेंगे वहाँ पर उस जगह पे उस बच्चे को मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि MKO यानी कि एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होगी जिसको उस साइकिल चलानी अच्छे से आती है, ओके, जो उस चीज़ में क्या है, परफेक्ट है। लेकिन वो परफेक्ट इंसान उसको पूरी तरीके से नहीं मतलब क्या करेगा, स्कैफोल्डिंग देगा कि पीछे से हाथ रख देगा, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों के जो साइकिल होते हैं बचपन में, जब वो छोटे होते हैं, जब उनको फर्स्ट टाइम साइकिल आके दी होती है तो एक सपोर्टिंग होता है, साइड में भी कुछ टायर्स बनाए जाते हैं ताकि वो बच्चा वो ही क्या है उसके लिए स्कैफोल्डिंग है। जब थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएगा तो वो 2 टायर वाली जो बाइसाइकिल है वो उसको चलाना सीख जाएगा। तो जब हम बचपन में पीछे से पेरेंट्स या फिर पापा मम्मा या कोई भी उनको क्या देती है, एक स्कैफोल्डिंग देती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई ऐसा पर्सन या फिर पीयर ग्रुप, कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं आपके पेरेंट्स ही हो, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, ये बच्चे का फ्रेंड हो सकता है, बच्चे के कोई भी क्लोज हो सकते हैं, क्लोज वन हो सकते हैं जिससे वो ज़्यादा क्लोज है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, सही बात है। और ये इसका रीज़न भी सही है कि सोशल इंटरेक्शन इज़ अ की कंपोनेंट लर्निंग डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है, इंटरेक्शन क्या होता है, एक डेवलपमेंट लर्निंग के लिए एक लर्निंग और डेवलपमेंट का एक की कंपोनेंट है, यानी कि विकास का एक प्रमुख घटक है, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, और सॉरी फिर से मैं बीच में बोल रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं, असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, ये तीनों ही क्या होते हैं, हमारे पार्ट हैं, ठीक है। हमारे सबमिटिव असेसमेंट आपने पढ़ा होगा जो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसके पार्ट हैं ये, ठीक है। CCE के पार्ट है एक तरीके से, जो हमारा CCE है उसका पार्ट है, तो उसी में ही आता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग मैं आपको बता देती हूँ। मैं ऐसे जो असेसमेंट एज लर्निंग है, यहाँ पे बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ पढ़ता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ पढ़ेगा, वो क्या है, उसके पीयर ग्रुप के साथ वो ग्रुप स्टडी कर सकता है, तो ये एज लर्निंग में आता है, ओके। यहाँ पे क्या है, फॉर लर्निंग, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताती हूँ, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, यानी कि यहाँ पे फीडबैक के लिए ये पढ़ाई होती है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक के लिए होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, फीडबैक के लिए होता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके, यानी कि जो भी वो पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आप उनको सजेशन दे सकते हैं, उनकी लर्निंग बेटर बना सकते हैं, उनको आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा तो वहाँ पर आप उनको नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको प्रॉपर, आप बच्चा क्या है खुद से करेगा। अब बच्चा का हम इवैल्यूएट करने के लिए टेस्ट लेते हैं, यहाँ पे बच्चे को हम हेल्प नहीं देंगे, जबकि ऑफ फॉर लर्निंग में हम हेल्प दे सकते हैं, और एज लर्निंग में बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो ये पार्ट है उसका, तो 3rd इज़ द राइट आंसर हेयर। 9th है, एट विच एज एंड चिल्ड्रन इंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड रिडल्स दैट इन्वॉल्व अ प्ले ऑन वर्ड्स। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो जाते हैं और ऐसे चुटकुलों पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। बच्चा वर्ड्स को कब अंडरस्टैंड, सीधा सा इसका क्वेश्चन है कि बच्चे वर्ड्स को कब अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं, यानी कब उनको वर्ड पढ़ने आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है
दिस इज, यहाँ पे जो आंसर है दिस इज 7 years old। देखिए 3 ईयर में तो नहीं, यानी कि 7 year ओल्ड में वो रिडल्स को, जोक्स को अंडरस्टैंड करने लग जाता है। अगर आप 3 ईयर के बच्चे को जोक सुनाएंगे शायद उसको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप उसके बड़ी एज के बच्चों को, 7 ईयर के बच्चों को आप रिडल्स सुनाएंगे, चुटकुले सुनाएंगे, तो उनको हंसी आएगी, वो हंसेंगे क्योंकि वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, उनकी जो कॉग्निशन लेवल है वो बढ़ चुका है। तो ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है? 4th, ठीक है। चलिए, कैरल गिलिगन हैज क्रिटिसाइज कोलबर्ग थ्योरी यानी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट। ये जो है इसका भी मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। कोलबर्ग जो थ्योरी है ये तो इनकी स्टूडेंट रही हैं, कैरल जो गिलिगन है ये इनकी स्टूडेंट थी, ओके। और इन्होंने ही इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। क्रिटिसाइज क्यों किया? क्योंकि इन्होंने जेनेटिक फैक्टर्स को क्या है बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, ओके। और इन्होंने कुछ डिफरेंस, मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी किया था बॉयज़ में, गर्ल्स में। तो इस वजह से भी कैरल गिलिगन ने इनको क्रिटिसाइज़ किया था, इनकी थ्योरी को, फॉर नॉट गिविंग यहाँ पे क्या है, सॉरी, फॉर्मिंग अ फेमिनिस्ट। यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर है, ये फ्रॉम अ सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऐसा कुछ नहीं था। फॉर यूजिंग केस स्टडी एज अ रिसर्च मेथड, नहीं, ये भी नहीं है। तो फॉर अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, एक नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्क्रिमिनेट किया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने जो उनका उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वहाँ पे उन्होंने सिर्फ बॉयज़ को लिया था। इस वजह से कैरल गिलिगन जो इन्हीं की स्टूडेंट रही थी वहाँ पर इन्होंने उनको कोलबर्ग को क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था। तो क्रिटिसाइज़ किस लिए किया था? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, यानी कि नारीवादी दृष्टिकोण से। 11th है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे इज डैश विच रेफर टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर्स। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, जो किसी स्थिति को एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसका है सेंट्रेशन। यहाँ पे केंद्रीय, तो केंद्रीय क्या है? यहाँ पे प्री ऑपरेशनल में आता है सेंट्रेशन का, जहाँ पे बच्चे क्या है, एक टेंडेंसी होती है सिर्फ एक ही पे, वो उनका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, सेंट्रेशन को फॉलो करता है, ठीक है। ये तो हमारा क्या थे, इसका आंसर है 2nd। 12th क्वेश्चन है, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश वाइल इज मिडल चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। अब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे इस तरीके के फिलिंग द ब्लैंक जरूर पूछे जाते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में ऐसे बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं, हम लेंदी क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आप पढ़ने में टाइम वेस्ट हो, बहुत ज़्यादा आपको मतलब हार्ड होते जा रहा है टाइम के साथ सीटेट का पेपर। देखो, तो इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग इज क्या है, मतलब अर्ली चाइल्ड प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और सोच डैश है। तो यहाँ पे स्टेडी है, सिंपल सी बात है। जो अर्ली चाइल्डहुड है यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही स्टेडी होता है, बहुत ही क्या होता है यहाँ पे स्थिर रहता है, समवॉट ईगोसेंट्रिक होता है, यहाँ पे कुछ थिंकिंग ईगोसेंट्रिक होती है और आत्म केंद्रित होता है, यानी कि बच्चा स्लो लॉजिकल होता है, यानी कि ज़्यादा उसको लॉजिक नहीं लगा पाता इस टाइम पे, तो कुछ भी बोल देते हैं बच्चे। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे ने बोल दिया कोई बात नहीं, ऐसे बोल देते हैं ना पेरेंट्स, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे 12th का आंसर कौन सा है? 2nd इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक यानी कि ग्रॉस का मतलब है जो ब्रॉडली आपके जो हैंड्स के थ्रू, मतलब आप बहुत ज़्यादा आपके ब्रॉडली पार्ट्स करते हैं, यानी कि हैंड्स और लेग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, वो क्या है? बाकी जो जैसे निटिंग, कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर क्या होते हैं, हमारे डेवलपमेंट के पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ सर्कल ऑन अ पेपर। कटिंग ये क्या है, हैंड से आप ऐसे सर्कल बनाएंगे, तो आपका सिर्फ ये फिंगर यूज़ हो रही है ना, सिर्फ ये फिंगर यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है। निटिंग भी आप सिर्फ हैंड से करेंगे, राइट। तो ये भी
रॉन्ग है, ये फाइन मोटर में आते हैं। कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ बिग रेक्टेंगुलर ऑन अ पेपर, आप रेक्टेंगुलर भी बनाएंगे, एक कटिंग करेंगे तो वो भी हैंड से ऐसे ऐसे कटिंग करेंगे ना, तो ये सभी क्या है, फाइन मोटर के एग्जाम्पल। जबकि स्विमिंग में आपकी पूरी बॉडी मूव होगी, आपके पूरे लेग्स मूव होंगे, आपके हैंड्स पूरे तरीके से मूव होंगे ब्रॉडली, तो ये ग्रॉस मोटर में आता है। ओके, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे सेकेंड इज द राइट आंसर। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, भौतिक वृद्धि एंड विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों को पालन करते हैं। यहाँ पे क्या है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो दी डैश एंड डैश, तो यहाँ पे अभी हम यही क्या है, सेफ्रोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ये कोई हमारे ग्रोथ का पार्ट नहीं है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो नहीं करती, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये भी नहीं है। इंटरेक्शन प्रॉक्सिमो डिस्टल नहीं होता, पहले सेफेलोकॉर्डल होता है उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। डिफरेंशिएट सिंपल, तो सेकेंड इज द राइट आंसर हेयर। अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्पचर हैज मोर एंड मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे अभी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने 8 यानी कि टोटल, यहाँ पे जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने 8 क्या दिए, हमारा इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, तो ठीक है, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस इनकी थ्योरी है, तो वो उन्होंने दिया है 8 है टोटल, यानी कि टोटल 8 थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया है, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फिलोसफिकल क्या है, किस टाइप के इंटेलिजेंस में आएगा, और जो स्कल्पचर है वो किस टाइप के इंटेलिजेंस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं, एक मूर्तिकार और एक बुद्धि को डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे जो इंटरपर्सनल फिलोसफर क्या आएगा, एक इंट्रापर्सनल में आएगा, और स्पेशल में आएगा, यानी कि जो स्कल्पचर है वो स्पेशल में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब स्पेशल जो होता है स्पेशल इंटेलिजेंस में आएगा, जबकि एक होता है इंटरपर्सनल में आप दो, मतलब एक दूसरे का, लेकिन इंट्रापर्सनल में आप खुद से होते हैं, यानी कि फिलोसफर जब बात करता है दर्शन शास्त्री, तो ये इंटर केस में आएगा, इंट्रापर्सनल स्पेशल में आएगा। ठीक है, ये आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं। तो 15 क्वेश्चन में आप ज़रूर आंसर बताएं, आपके कौन कौन से आंसर सही हुए हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते थे। ओके, ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे हो, और अगर अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और ज़रूर शेयर करिएगा अपने जो भी सीटेट का पेपर दे रहे हैं। इस बार ये सीटेट का मैंने ऑफिशियल जो पेपर है वही निकाला है। ओके, 2023 का 20 अगस्त को ये पेपर हुआ था, तो इसके 15 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज़रूर थैंक यू सो मच। ओके।